4 साल से दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच छिड़ी एक ऐसी जंग जिसने सिर्फ रूस यूक्रेन को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और कूटनीति को हिला कर रख दिया है। लाखों लोगों की जिंदगी तबाह हो गई, हजारों शहर खंडर बन गए। यूरोप की धरती पर दूसरे विश्व युद्ध के साथ सबसे बड़ा सैन्य संघर्ष देखने को मिला और अब पहली बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शब्दों में सुनाई दे रही है शांति की आहट। जी हाँ, मॉस्को के रेड स्क्वायर से निकला एक बयान पूरे दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। पुतिन ने कहा कि मुझे लगता है कि ये मामला अब अपने अंजाम की ओर पहुंच चुका है। ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति में बदलते समीकरणों का बड़ा संकेत माना जा रहा है, क्योंकि वही पुतिन जिन्होंने पिछले 4 सालों में लगातार युद्ध में जीत और रूस की सैन्य ताकत का संदेश दिया, अब पहली बार ये संकेत दे रहे हैं कि शायद रूस यूक्रेन युद्ध बातचीत और समझौते के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। मॉस्को में आयोजित विक्ट्री डे समारोह के दौरान पुतिन का पूरा अंदाज बदला हुआ नजर आया। हर साल की तरह इस बार भी रूस ने दूसरे विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर जीत की याद में विजय दिवस मनाया, लेकिन इस बार का आयोजन कई मायनों में अलग था। पहले जहां रेड स्क्वायर पर टैंकों की लंबी कतारों और हथियारों का विशाल प्रदर्शन रूस की ताकत का प्रतीक बनता था, वहीं इस बार बदलती तस्वीर साफ हुई। राजधानी मॉस्को की सड़कों से भारी टैंक गायब थे, उनकी जगह विशाल डिजिटल स्क्रीन पर आधुनिक मिसाइलें, ड्रोन और लड़ाकू विमान दिखाई दिए। यूक्रेन में लड़ाई लड़कर लौटे सैनिकों ने क्रेमलिन की दीवारों पर सामने मार्च किया। यह बदलाव अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। दुनिया के कई विशेषज्ञों का मानना है कि रूस अब सिर्फ ताकत दिखाने की राजनीति नहीं बल्कि रणनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रहा है। इसी समारोह के बाद मीडिया से बातचीत में पुतिन ने बात कही कि जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध अब खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। पुतिन के इस बयान को युद्ध शुरू होने के बाद उसका सबसे बड़ा शांति संकेत माना जा रहा है, क्योंकि अब तक मॉस्को की तरफ से लगातार यही कहा जाता था कि रूस अपने सभी सैन्य और रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल किए बिना पीछे नहीं हटेगा। लेकिन अब पहली बार रूस के राष्ट्रपति ने सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया कि बातचीत और समझौते की संभावना मौजूद है। सबसे अहम बात ये रही कि पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से किसी तीसरे देश में मुलाकात की इच्छा भी जाहिर की। ये पहली बार है जब पुतिन ने रूस की सीमा से बाहर जाकर किसी अन्य देश में मुलाकात की संभावना पर सहमति जताई। ये बयान अपने आप में बेहद बड़ा कूटनीतिक संकेत माना जा रहा है। हालांकि इसके साथ ही पुतिन ने एक जख्मी शेर या सख्त शर्त भी रख दी। उन्होंने कहा कि मुलाकात केवल अंतिम शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए होगी, बातचीत की शुरुआत के लिए नहीं। यानी पुतिन साफ तौर पर ये संदेश देना चाहते हैं कि पहले दोनों देशों के विशेषज्ञ और वार्ताकर्ता सभी मुद्दों पर ठोस और स्थायी समझौता तैयार करें, उसके बाद ही दोनों नेता आमने सामने आएंगे। बहरहाल इन सब पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दरअसल मॉस्को के रेड स्क्वायर में ये विक्ट्री डे परेड आयोजित की गई। 1995 के बाद हर साल परेड का आयोजन होता है और विक्ट्री डे परेड के जरिए सैन्य ताकत की नुमाइश की जाती है। टैंक, तोप, मिसाइलें, ड्रोन परेड में शामिल होते हैं। हर साल 9 मई को विक्ट्री डे परेड का आयोजन होता है और द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी सेना पर रूस की जो जीत रही थी, उस जीत का जश्न आज तक मनाया जाता है हर साल 9 मई को बड़े धूमधाम के साथ में, और उसी की तस्वीर नजर आ रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर विक्ट्री डे से जुड़ी हुई। रूस में विक्ट्री डे को लेकर जबरदस्त धूम है। रूस ने इस बार विक्ट्री डे को खास मनाने की तैयारी की है, लेकिन इसको लेकर बड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा सख्त की गई है। सीसीटीवी के जरिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। विक्ट्री डे को लेकर मॉस्को में इंटरनेट सेवा भी फिलहाल बंद कर दी गई है। समझिए सुरक्षा कितनी बारीक तरीके से की जा रही है। और यही वजह है कि एक तरफ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही है, हथियारों की नुमाइश हो रही है, लेकिन आसमान से कहीं ना कहीं डर है लगातार। और यही वजह है कि व्लादिमीर पुतिन ने अपनी इस विक्ट्री डे और अपनी लोगों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा पुख्ता करके रखी है। आइए अब आपको बताते हैं कि विक्ट्री डे परेड को लेकर तैयारियां किस तरह की हैं ताकि जश्न में कोई खलल ना पड़ पाए। किस तरह की तैयारियां हैं? दरअसल विक्ट्री डे परेड में
मॉस्को पूरी तरह से तैयार किया गया है। मॉस्को को किलेबंदी के तौर पर तैयार किया गया है। परेड को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मॉस्को का चप्पा चप्पा स्पेशल फोर्सेस की तैनाती से पूरी तरह से पटा पड़ा है। मॉस्को में स्नाइपर्स की तैनाती की गई है, उनकी संख्या और बढ़ा दी गई है। पुतिन के लिए पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षा घेरा सख्त किया गया है। विक्ट्री परेड के दौरान 10,000 जवानों की तैनाती है। मॉस्को में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव मोड पर है। रेड स्क्वायर इलाके में एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात किया गया है। लेकिन ये तो आपने जान लिया कि आखिर क्या क्या है इस विक्ट्री डे में, आखिर परेड में क्या क्या नहीं है वो भी जरा जान लीजिए। इस बार परेड में मिसाइल नहीं है, टैंक बख्तरबंद गाड़ियां नहीं हैं। मॉस्को के एयरपोर्ट्स बंद किए गए हैं। एयर शो को रद्द कर दिया गया है। मोबाइल, इंटरनेट सब कुछ बंद कर दिया गया है। आखिर ये किस तरह का विक्ट्री डे है फिर? क्या 1945 में नाजियों को घुटने पर लाने वाला रूस आज 2026 में नाटो के देशों को अपनी शक्ति से दहलाने वाला है? रूस का विक्ट्री डे है आज, वो दिन जब मॉस्को की सड़कों पर लोहे के पैर चलते हैं। लेकिन इस बार का जश्न सामान्य नहीं है। एक तरफ यूक्रेन की सीमा पर बारूद बरस रहा है, दूसरी तरफ मॉस्को को अभेद्य किला बना दिया गया है। इंटरनेट बंद है, स्नाइपर्स तैनात है और आसमान में एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट है। पुतिन क्लियर कट ये साफ कर चुके हैं कि रूस की सेना ना रुकी है और ना ही रुकने वाली है। क्या विक्ट्री डे परेड के बहाने पुतिन ने ज़ेलेंस्की को आखिरी चेतावनी दे दी? क्या नाटो देशों में इस परेड से खलबली मच गई है? मॉस्को का रेड स्क्वायर, वो जगह जहां रूस का गौरव दहाड़ता है। 9 मई की सुबह जब दुनिया सोकर उठी तो मॉस्को किसी छावनी में तब्दील हो चुका था। पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन का पक्ष मुलाकात चाहता है तो वो मॉस्को भी आ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कभी भी ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत से इनकार नहीं किया, लेकिन उनके बयान ने साफ झलक रहा था कि रूस बातचीत को अपनी शर्तों और नियंत्रण के साथ रखना चाहते हैं। पुतिन ने साफ कहा कि किसी भी नेता की मुलाकात समझौते की शुरुआत नहीं बल्कि उसका अंतिम चरण होनी चाहिए। यानी मॉस्को अब इस युद्ध के सावधान या समाधान में अपनी शर्तों को सबसे ऊपर रखना चाहता है। दरअसल पुतिन के इस बयान के पीछे कई बड़े राजनीतिक और सैन्य कारण माने जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में युद्ध की स्थिति तेजी से बदली है। रूस ने कई इलाकों में बढ़त हासिल की, जबकि यूक्रेन को लगातार पश्चिमी देशों से मदद मिलने के बावजूद भारी नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिका और यूरोप के भीतर ये आवाजें उठने लगी है कि युद्ध का कोई स्थायी समाधान निकाला जाए। लंबे समय तक जारी संघर्ष ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को भी गहरा नुकसान पहुंचाया है। ऊर्जा संकट, महंगाई और राजनीतिक दबाव में पश्चिमी देशों की सरकारों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ऐसे में अब कूटनीति का रास्ता एक बार फिर चर्चा में आ गया। रूस और यूक्रेन के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में 3 दिन का संघर्ष विराम लागू हुआ। ये अपने आप में एक बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। इसके साथ ही युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार दोनों देशों ने 1,000 युद्ध बंदियों की अदला बदली कर सहमति जताई। ये समझौता बताता है कि पर्दे के पीछे कहीं न कहीं बातचीत जारी है। यही वजह है कि पुतिन के बयान के बाद यूरोप और अमेरिका के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। कई यूरोपीय राजनयिकों ने मानना है कि मॉस्को अब दुनिया को ये संदेश देना चाहता है कि वह बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं कर रहा। हालांकि इसके साथ ही रूस ने अपना पुराना रुख भी दोहराया। पुतिन ने नाटो पर रूस के खिलाफ आक्रामक ताकतों को समर्थन देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों ने हालात को इस मोड़ पर तक पहुंचाया है। पुतिन ने दावा किया कि रूस अपनी सुरक्षा और अपनी राष्ट्रीय हितों की कभी भी समझौता नहीं करेगा। उनके भाषण में साफ तौर पर यह संदेश दिया था कि अगर बातचीत होगी तो रूस अपनी रणनीतिक स्थिति कमजोर नहीं होने देगा। विक्ट्री डे परेड एक और चीज जिसने दुनिया का ध्यान खींचा वो थी उत्तरी कोरियाई सैनिकों की मौजूदगी। बताया जा रहा है कि कुर्स्क क्षेत्र में उत्तर कोरियाई सैनिकों ने रूसी सेना के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। उनकी भागीदारी ने ये साफ कर दिया कि ये युद्ध अब सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच सीमित संघर्ष नहीं रह गया।
ये वैश्विक ताकतों के बीच प्रभाव और गठबंधन की लड़ाई बन चुका है। रूस ने इस परेड के जरिए दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश की कि उसके साथ और भी मजबूत सहयोगी खड़े हैं। पुतिन ने भविष्य की कूटनीति को लगातार लेकर अहम संकेत दिए। जब उनसे पूछा गया कि यूरोप के साथ बातचीत के लिए वो किस नेता के सबसे बेहतर विकल्प मानते हैं, तो उन्होंने जर्मनी के पूर्व चांसलर का नाम लिया। पुतिन ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर उनके लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर ज्यादा बेहतर विकल्प है। ये बयान इसलिए बेहद महत्वपूर्ण बन जा रहा है क्योंकि जर्मनी के पूर्व काउंसलर और रूस का करीबी माना जाता था। ऐसे में ये साफ होता है कि पुतिन मौजूदा यूरोपीय नेतृत्व की तुलना में उन पुराने नेताओं पर ज्यादा भरोसा करते हैं जिनके साथ रूस के संबंध बेहतर थे। दूसरी तरफ अमेरिका की राजनीति भी इस मुद्दे को या इस युद्ध को लेकर लगातार बदलती दिखाई दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष विराम को और लंबा करने की अपील की है। ट्रंप ने कहा है कि वो चाहते हैं कि ये लड़ाई अब रुक जाए। उन्होंने इस दूसरे विश्व युद्ध के बाद जान माल के नुकसान के लिहाजे से सबसे भयावह संघर्ष बताया। ट्रंप का यह बयान बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अमेरिका लंबे समय से यूक्रेन और सैन्य को आर्थिक मदद देता रहा, लेकिन अब अमेरिका के भीतर भी ये बहस तेज हो गई है कि आखिर ये युद्ध कब तक चलेगा और इसका अंत कब होगा। पूरी दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या सचमुच रूस और यूक्रेन के बीच शांति की दिशा में कोई निर्णायक कदम उठाने वाला है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।